गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी। देखो, यहाँ पर ये टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बट आप लोगों को बाईपोल्स का मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। जब भी लेट से कोई एमएलए है, लेट से वो एमपी बन जाता है, तो इसकी सीट अपने आप वेकेंट हो जाएगी, है ना। या फिर ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ, किसी पर्टिकुलर एमएलए की डेथ हो जाती है या किसी और कारणों की वजह से जब भी किसी की ऐसे जो सीट खाली हो जाती है, तो वहां पर करवाए जाते हैं बाईपोल्स। उसी तरह से अगर हम बात करें इंडिया और चाइना की, तो आखिरी जो दो फ्रिक्शन पॉइंट्स बचे थे, डेप्सांग और डेमचौक, जो हमने डिस्कस किया था, तो इंडिया और चाइना ने वहां पे डिसएंगेजमेंट को स्टार्ट कर दिया है। एंड आने वाले समय में हम देखेंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पूरी तरह से जो 2020 से पहले की स्थिति थी उसको यहाँ पे हम अचीव कर लेंगे। दोस्तों, डेट है आज की 25 अक्टूबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आपके प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम। अब आप पूछेंगे ये क्या है। देखो, पहली बात तो ये समझो कि इसको लॉन्च करने वाली संस्था है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और साथ ही साथ आपके जो अलग अलग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, उनके द्वारा ये इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ कॉल प्रिवेंशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। देखो, कई बार पता क्या होता है, आपको ना एक कॉल आता है और कॉल वो इंडिया से दिखा रहा होता है, यानी कि उसके ऊपर नंबर 91 से स्टार्ट होता है, तो हमें लगता है कि यार इंडिया से कॉल आ रहा है। पर एक्चुअल में कॉल जो होता है ना, वो कोई इंटरनेशनल कॉल होता है। कई बार ऐसा ना लोगों के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश करी जाती है। कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी जो होती है ना, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जाती है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों करेंगे। देखो, यहाँ पर ना उनका पर्पस होता है कि या तो आपके साथ कोई फाइनेंशियल स्कैम कर देना, या फिर कुछ एक आपके ऊपर एक्विजिशन लगा के, या कुछ एक तरह से आपसे पैसे हथियाने की कोशिश यहाँ पे करी जाती है। अब यही जो सिस्टम है ना, इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर हमने ये इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ कॉल प्रिवेंशन सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया है। इसके माध्यम से ना जो भी आपकी इंटरनेशनल कॉल है, पर वो दिखाने की कोशिश करेगी नहीं हम तो लोकल नंबर हैं, उनको वो ट्रैक और ब्लॉक कर देगी। इनफैक्ट ना 24 घंटे के इम्प्लीमेंटेशन के विदिन ही हमें नोटिस करने को मिला है कि इस सिस्टम ने 1 करोड़ से भी ज्यादा स्पूफ्ड कॉल्स को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। तो ये एक अच्छी बात है। जो इतने सारे लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग तरह के स्कैम्स किए जाते हैं, वो स्कैम्स अब काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम के आने से। तो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन का ये बहुत ही अच्छा कदम है, जिसके माध्यम से साइबर क्राइम से लोग अब थोड़ा सा बच पाएंगे। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सरकार ने पहले कोई कदम नहीं लिया, सरकार ने डिफरेंट डिफरेंट कदम लिए हुए हैं। जैसे अपने आप में एक चक्षु प्लेटफॉर्म या चक्षु फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपको लगता है कि कोई कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप ये ऐसा हो सकता है जिससे कहीं ना कहीं साइबर क्राइम करने की कोशिश है, तो चक्षु प्लेटफॉर्म पे जाके आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। कुछ भी संदिग्ध एक्टिविटी होती है, उसको इस प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट किया जा सकता है। उसके अलावा हमारे सामने एक प्लेटफॉर्म है, संचार साथी प्लेटफॉर्म। देखो, कई बार आपके नाम के अंदर ना हो सकता है अलग अलग सिम्स आपने ले रखी हो, पर आपको कोई सिम का पता ही ना हो, तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाके ना आप देख सकते हो कि कौन कौन से मोबाइल कनेक्शन आपके नाम के ऊपर है। कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपको अब आपके पास है ही नहीं, वट, तो उसको यहाँ पे आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई फ़ोन लॉस्ट हो गया है, तो उसको ब्लॉक करना, उसको ट्रेस करना, वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये इनिशिएटिव देखने को मिल जाएगा। एंड कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी ऑफ डिवाइस को वेरीफाई करना भी आपको यहीं पे आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी हमारे सामने 1930, जिसके माध्यम से कोई भी साइबर क्राइम इंसिडेंट होता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। तो ऑलरेडी बहुत सारे इनिशिएटिव्स थे, पर अब हम यहाँ पर इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम ले आए हैं, जिसके माध्यम से इंटरनेशनल कॉल्स जो हमें कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी, स्कैम करने की कोशिश कर रही थी, अब यही सिस्टम उसको ट्रैक करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। तो एक अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए हमारी टीम की तरफ से ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। इसी दिवाली के मौके के ऊपर हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 60% ऑफ देखने को मिल जाएगा। जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे फाउंडेशनल कोर्सेज हैं, जो और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, सभी कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 60% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सभी आपके लिंक्स दे दिए हैं, तो वहां पर जाइए एंड डेफिनेटली आप दिवाली ऑफर्स का अच्छे से यूज करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है Amazon फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम फॉर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। पहले मैं आपको ना ईएमआरएस के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। अब होता क्या है ना, देखो, आप लोगों ने जैसे कई बार अच्छे अच्छे स्कूल्स का नाम सुना होगा। आप लोगों ने सुना होगा जो डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो गया, राइट।
उनके अंदर क्या होता है, नवोदय विद्यालय के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं। उसी तरह से ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए हमारे सामने क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। दरअसल में 1997 1998 के अंदर इस स्कीम की स्टार्ट करी गई थी, एंड कोशिश ये थी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चे हैं ना, रिमोट एरियाज के अंदर, उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे मिल पाए, एंड आगे जाके वो प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर भी अच्छे से काम करें एंड उनके अंदर वर्क करें, एंड अकॉर्डिंगली अच्छी उनको रोजगार मिल पाए। ये फोकस था ईएमआरएस का। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे एकेडमिक एजुकेशन तो प्रोवाइड करनी ही करनी है, बट एट द सेम टाइम ऑल राउंड डेवलपमेंट उनकी अच्छी हो, इसी के लिए आपको स्कूल्स देखने को मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये आपके रेजिडेंशियल स्कूल है, यानी कि यहीं पर बच्चे रहेंगे, यहीं पर चीज़ें सीखेंगे एंड अकॉर्डिंगली आगे अपनी लाइफ के अंदर बढ़िया करेंगे। तो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स होते हैं, और इनकी कैपेसिटी होती है 480 स्टूडेंट्स की। अब देखो, मैंने बोल तो दिया कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चों के लिए है, पर क्या ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चे ही पढ़ सकते हैं यहाँ पे? ऐसा नहीं है। देखो, नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब जो बच्चे होते हैं ना, वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बट मैक्सिमम 10%। यानी कि अगर 480 सीट्स है ना यहाँ पे, तो 48 स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब भी हो सकते हैं। बाकी जो बच्चे होंगे वो शेड्यूल्ड ट्राइब आपके उसको ही बिलोंग करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर जो भी शिक्षा होगी, जो भी सारा चीजें होंगी, वो बिल्कुल कंप्लीटली फ्री होती हैं। तो सरकार जो यहाँ पे खर्चा उठाती है वो कहाँ है, वो आपका जो ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275(1) है ना, वहां से जो खर्चा है, अलग अलग एक्सपेंसेस है स्कूल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए या रिकरिंग एक्सपेंसेस जो स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाने होते हैं, वो इसी आर्टिकल 271 के अंतर्गत जो ग्रांट्स है उसके माध्यम से यहाँ पे फंडिंग मिलती है। इसके अलावा देखो, किसी किसी जगह के ऊपर हम लोग ना डे बोर्डिंग स्कूल्स भी ओपन करते हैं, ठीक है। एक तो रेजिडेंशियल है जहाँ पे रहेंगे, डे बोर्डिंग मतलब जहाँ पे बस दिन में स्कूल यहाँ पे अटेंड करना होगा। ये उन एरियाज के अंदर हम यहाँ पे सेटअप करते हैं जहाँ पर आपकी जो डेंसिटी है शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन की, वो आपकी 90% या उससे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ आप नोटिस करोगे यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्पोर्ट्स एंड और भी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं ताकि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट यहाँ पे हो पाए। तो ये बातें हमने ईएमआरएस के बारे में तो जान ली। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम है, अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम फॉर ईएमआरएस। एक्चुअली में इसका फोकस पता क्या है, कि बच्चों की ना आने वाले करियर के लिए हम कैसे बहुत बेहतर बना सकते हैं, आने वाले समय के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखो, आप पूछोगे सर आने वाला समय किस चीज का है? अरे आने वाला समय नई नई चीजों का है। आपका ब्लॉकचेन की बात कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लो, कोडिंग की बात कर लो, ब्लॉक प्रोग्रामिंग की बात कर लो, ये सब चीजों के ऊपर भी तो इनको स्किल्स देने होंगे। बिल्कुल। तो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम से यही कर रहे हैं कि ट्राइबल एजुकेटर्स को ये स्किल दे रहे हैं ताकि ये जो अलग अलग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है ना, ये बच्चों को आगे जाके पढ़ा पाए। एंड यहाँ पे रोल ऑब्वियसली अमेजॉन का तो है ही है, जो आपकी अमेजॉन कंपनी है, उसके साथ ही साथ जो नेस्ट है ना, NESTS, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, इन्होंने यहाँ पर इसका थर्ड फेज यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। तो अभी के लिए जो कुछ फोकस स्टेट्स रहेंगी उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, त्रिपुरा यहाँ पे रहेंगी। तो नेस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मोटा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत यहाँ पे इसको सेटअप किया गया है। एंड इसका पर्पस यही है कि कैसे टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी ट्राइबल बच्चों को दी जा पाए। आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उन फील्ड के अंदर भी बच्चे अपना अपना करियर बनाएं। दैट इज द फोकस ऑफ नेस्ट। तो आई होप ये जो टॉपिक था आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ईएमआरएस भी एंड बाकी सारी चीजें भी। अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज बार्बटन ग्रीनस्टोन बेल्ट, साउथ अफ्रीका। अब देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये तो आपको लोकेशन पर्सपेक्टिव से पता ही होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ एक और एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसे आप लोगों ने ना एक चीज सुनी होगी कि काफी टाइम पहले ना एक ऐसा बड़ा सा रॉक था जो धरती से टकराया, है ना, एंड उसने डायनासोर्स को खत्म ही कर दिया। सुना है आप लोगों ने? ये जो आपका बड़ा सा रॉक था, जो स्पेस रॉक था, ये लगभग 66 मिलियन ईयर्स अगो की पहले की कहानी है। पर ऐसा बताया जाता है कि उससे भी एक बड़ा यहाँ पे हमें मीटरॉइड देखने को मिला। ठीक है। ये लगभग स्ट्राइक किया था अर्थ को 3.26 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि उससे भी कहीं गुना बड़ा था, लगभग 200 गुना उससे भी बड़ा था। राइट। एंड ये 3.26 बिलियन ईयर्स अगो हमारी धरती को स्ट्राइक किया। बिल्कुल ठीक बात है। अब लोगों को लगता था शायद यार ये जैसे इसने दूसरे वाले रॉक ने डायनासोर को खत्म किया था, इसने भी कुछ गड़बड़ करी होगी। बट रिसर्च ने ये पाया है कि ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा ना, इसने कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें, इसने कहीं ना कहीं लाइफ को भी यहाँ पे जन्म देने के अंदर कोशिश करी। डिस्ट्रक्शन भी हुआ था डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट, पर इसके साथ ही साथ बहुत सारे मीटरॉइड ने ना अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेके आया, जैसे फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, जिस वजह से लाइफ को ना बूस्ट करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। इसी वजह से इस पर्टिकुलर
आपका जो मीटरॉइड है इसको फर्टिलाइजर बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने लाइफ को इवॉल्व करने के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया है। अब आप पूछेंगे ये सर ये कहाँ पे स्ट्राइक किया था इसने धरती को? इसने धरती को स्ट्राइक किया था यहाँ पे, ये जो मैं बात कर रहा था ना, बारबटन ग्रीनस्टोल आपके बेल्ट साउथ अफ्रीका की, यहीं पर आपको इस चीज़ का साउथ अफ्रीका कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि ये ईस्टर्न एज है कापवाल क्रेटॉन आपके साउथ अफ्रीका का। एंड यहाँ पर आपको ना पूरे के पूरे इस एरिया में आपको गोल्ड डिपॉजिट बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ ना यहाँ पर आपको कोमोटाइट्स देखने को मिलते हैं। कोमोटाइट्स का मतलब पता क्या है? दरअसल में जो कोमोटाइट्स वर्ड आया है वो आया है कोमाटी रिवर से। यहाँ पर आपको एक रिवर देखने को मिलती है कोमाटी रिवर, उसी के नाम के ऊपर एक कोमोटाइट्स वर्ड पड़ा है। एक्चुअली यहाँ पे जो रॉक्स है ना वो वॉल्केनिक रॉक्स हैं एंड वो अल्ट्रामॉर्फिक रॉक है। अल्ट्रामॉर्फिक का मतलब पता क्या होता है? अल्ट्रामॉर्फिक का मतलब होता है अगर कोई रॉक जिसमें मैग्नीशियम और आयरन वो ज्यादा मात्रा में देखने को मिले, उनको हम माफिक रॉक या अल्ट्रा माफिक रॉक हम यहाँ पे उनके नाम से जानते हैं। तो ये वाली रॉक्स आपको कोमोटाइट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, प्लस एंशियंट रॉक्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इस पूरे एरियाज के अंदर। बाकी अगर आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है, आयरन रिच जो वाटर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं माइक्रोब्स को एनर्जी सोर्स दिया। फॉस्फोरस ने जेनेटिक प्रोसेस को एक तरह से इनहेंस किया। तो ये होता है फॉस्फोरस जो सॉरी फर्टिलाइजर बॉम्ब की जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। बाकी जो आसपास का आयरन रिच डीप वाटर्स है, ठीक है, उसने भी एक तरह से माइक्रोबियल ग्रोथ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स इसकी लोकेशन के पर्सपेक्टिव से भी, और बाकी चीजें पता होनी चाहिए। बाकी जो मैं माइक्रोबियल ग्रोथ की बात कर रहा था उसमें खासकर मैं बात कर रहा हूँ आर्किया की। अब आर्किया आप जानते होंगे स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, हमारी ह्यूमन गट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। एंड डेफिनेटली एक तरह से लाइफ के ना ओल्डेस्ट फॉर्म है। एंड वो इवॉल्व हुए, उससे कहीं ना कहीं बाकी चीजें हुई, जैसे मीथेन का प्रोडक्शन हुआ, एंड उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर बाकी चीजों को भी डेवलप करने के अंदर आसानी हुई। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। बाकी लोकेशन के बारे में आप देख सकते हो, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अर्ली लाइफ एविडेंस आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस हमें जो देखने को मिलता है एक, वो आपका ग्रीनस्टोन बेल्ट जो ग्रीनलैंड के अंदर है वहां पर देखने को मिल जाएगा। पर ये जो रॉक्स है ना, इनमें भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेस ऑफ लाइफ देखने को मिल जाते हैं बारबटन ग्रीनस्टोन बेल्ट के अंदर। यहाँ पर आपको ना एक और माउंटेन के बारे में पता होना चाहिए, मखोंजवा माउंटेन्स। दरअसल में ये जो पूरा एरिया है ना, ये काफी सारे माउंटेन से है, एंड उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मखोंजवा माउंटेन्स। इनफैक्ट मखोंजवा माउंटेन्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इंक्लूड करा गया है। पूरा नाम क्या है? बारबटन मखोंजवा माउंटेन। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे कैसे अर्थ की अर्ली हिस्ट्री कैसे थी, कैसे कैसे इवॉल्व हुई, उसके अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक हमारा है सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स स्टेट्स पावर टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल। देखो पहले ना मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। एक देखो होती है पोर्टेबल अल्कोहल। पोर्टेबल मतलब जो पीने वाली अल्कोहल होती है, जो लोग दारू पीते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। एक दूसरी तरह की अल्कोहल होती है जो होती है इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ये पीने के लिए नहीं होती, ये इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल पोर्टेबल अल्कोहल आपका बियर वाइन स्पिरिट्स उनके अंदर यहाँ पे आपका इस्तेमाल किया जाएगा। पर जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होती है ना, उसके माध्यम से अगर हम बात करें आपके कॉस्मेटिक्स, आपके क्लीनिंग एजेंट्स, आपके फार्मास्यूटिकल फ्यूल्स, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर। ठीक है, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट होती है। अल्कोहल जो हम होते हैं उसको हम एथेनॉल के नाम से जानते हैं। पर जब मैं बात करता हूँ इंडस्ट्रियल अल्कोहल की, तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर आइसोप्रोपेनॉल के नाम से इसको जाना जाता है। कुछ और फर्क भी आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर कुछ एक एडिटिव्स होते हैं जो कहीं ना कहीं टॉक्सिक इसको बनाते हैं, तो इंसान इसको पी नहीं सकता। अब आप लोग ये चीजें चलो समझ गए होंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है, आपके इंडस्ट्रियल अल्कोहल और आपका पोर्टेबल अल्कोहल। अब आप लोग ना जानते होंगे शेड्यूल 7 के बारे में, है ना। शेड्यूल 7 के अंदर आप नोटिस करते हो कि हमारे पास एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट के ऊपर यहाँ पे स्टेट एंड कॉन्करेंट के ऊपर दोनों यहाँ पे कानून बना सकते हैं, है कि नहीं। अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे ना, अगर आप स्टेट लिस्ट ओपन करोगे उसमें एंट्री नंबर 8 देखोगे, वहां पर एक वर्ड यूज हुआ है इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर्स। इंटॉक्सिकेटिंग मतलब जो पोर्टेबल की बात करते हैं, जो पीने वाली दारू होती है उसकी बात है। तो पीने वाली दारू के ऊपर जो भी लॉज वगैरह बनाने होते हैं वो कौन बना सकता है? आपका स्टेट बना सकता है, क्योंकि इसकी एंट्री 8 स्टेट लिस्ट में आपको गिवन है। ऑन द अदर हैंड अगर आप नोटिस करोगे यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 52, यहाँ पर लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है उन इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने की जो पार्लियामेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है। ठीक है, अब इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ना सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेसिकली, उसने यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 ले आई। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं क्या हो गया, सेंटर ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सेंटर ने आपके जो
इंडस्ट्रियल अल्कोहल थी उसको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया। अब काफी सारे स्टेट्स को दिक्कत ही आई। स्टेट्स ने ये बोला भाई डायरेक्टली कहाँ लिखा हुआ है आपकी यूनियन लिस्ट के अंदर कि आप इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट कर सकते हो। अब सेंटर का कहना था कि भाई आपकी जो पॉइंट है वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ इंटॉक्सिकेटिंग लिख कर लिखा गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बात लिखी गई है किसकी, पोर्टेबल लिक्वर की, है ना। तो दिक्कत बहुत सारी स्टेट्स को आने लग गई कि सेंटर ने ना जबरदस्ती इंडस्ट्रियल अल्कोहल का रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया, जबकि उसके पावर के अंदर है ही नहीं था। तो बहुत बार ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया। एक आप एग्जांपल देख पाओगे 1989 का एग्जांपल, सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये सारे याद नहीं रखने, आप इस पर्टिकुलर केस को ध्यान में रखो। इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेंटर है उसके पास पावर है यहाँ पे रेगुलेट करने की। पर अभी पता क्या हुआ है, 2024 के अंदर जो मुद्दा गया वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की पावर को अपहोल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस की बेंच बैठी थी, उसमें 8 जजेस ने बोला कि स्टेट्स के पास पावर है टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल, और एक जज ने इसके अगेंस्ट में यहाँ पे जजमेंट दिया। तो यानी कि अब से क्या होगा, अब से जो स्टेट्स होंगी ना उनके पास पावर आ चुकी है इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट करने की। तो ये एक पॉइंट था जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी सारे केसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंटॉक्सिकेटिंग लिकर की जो डेफिनेशन थी उसको एक्सपैंड कर दिया गया कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ पीने वाली दारू नहीं पर इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी आपकी एंट्री 8 के अंतर्गत ही इंक्लूड कर ली जाएगी, ठीक है ना। तो एंट्री 8 की अगर हम बात करें तो पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड थी, एंड अल्कोहल एक तरह से मिसयूज उसका हो सकता है, ठीक है। तो स्टेट्स की भी बात सही है कि जो आपका कंट्रोल होना चाहिए वो आपके स्टेट्स के पास ही होना चाहिए, एंड डेफिनेटली स्टेट्स ने इस चीज को यहाँ पे आपका अपहोल्ड किया है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए थे। आगे आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज 3 साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू जीनस ऑफ जंपिंग स्पाइडर टेनकना। अब जंपिंग स्पाइडर की हमें बात हो रही है। देखो ऑलरेडी ना जंपिंग स्पाइडर की हमें 2 जो स्पीशीज हैं ऑलरेडी देखने को मिलती हैं, जिनका नाम है टेनकना मनु एंड टेनकना अर्कावती। अब यहाँ पर ना एक नई जंपिंग स्पाइडर की जीनस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है टेनकना, आपका इसका पूरा नाम अगर आप नोटिस कर पाओगे, तेनकना जयमंगली। ये कहाँ पे डिस्कवर हुई है, फ्रॉम कर्नाटका। तो एक नई स्पीशीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है तेनकना जयमंगली। अब आप पूछेंगे इसका नाम जयमंगली क्यों रखा गया, इसका नाम रखा गया जयमंगली रिवर के ऊपर। दरअसल में आप लोग पेन्नार रिवर को जानते होंगे, ठीक है। पेन्नार रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पेन्नार रिवर की ही ना एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन है, दैट इज जयमंगली। तो उसी पर्टिकुलर रिवर के पास में ये मिला है, तो डेफिनेटली हमने इसका नाम भी यहाँ पे उसी के नाम के ऊपर रख दिया। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि ये जो पेन्नार रिवर है ये चन्ना केसवा हिल्स ऑफ नंदी रेंजेस ऑफ कर्नाटका वहां से राइज करती है एंड फ्लो करती है, एंड आगे जाके बे ऑफ बंगाल के अंदर मिल जाती है। डिफरेंट डिफरेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इज जयमंगल या जयमंगली रिवर, इस वजह से उसका यहाँ पे नाम रखा गया है। तो आप नोटिस करोगे कर्नाटका के अंदर यहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया है, फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया है। तो थोड़ा सा टेनकना के बारे में भी, और जो मैं बात कर रहा था टेनकना मनु और टेनका अर्कावती, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो जीनस टेनकना है ना, ये कन्नड़ा वर्ड साउथ के लिए ही यहाँ पे यूज किया जाता है टेनकना, उसी से यहाँ पे इसका नाम आया है। एंड इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको साउथ इंडिया हो गया, नदन श्रीलंका हो गया, वहीं पर देखने को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मेजर साउथ एरियाज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि केरला में ये नहीं पाए जाते, राइट। इसके अलावा काफी सारे आपके चेन्नई के साइंटिस्ट थे, आपके कनाडा के भी, कोलंबिया के भी, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे आपको साइंटिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पे इसको डिस्कवर किया हुआ है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए थे। अब चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। 3 एमसीक्यूज आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं। पहला आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है दैट इज विद रिगार्ड्स टू जीनोम सीक्वेंसिंग, इसको पढ़िएगा एंड मुझे कमेंट्स में आप इसका आंसर बता सकते हो। दूसरा आपका सेकंड होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 कल्पेबल होमिसाइड के बारे में, एंड लास्टली जो तीसरा होमवर्क रहेगा दैट इज विद रिगार्ड्स टू रेबिस। तो तीनों क्वेश्चन पढ़िएगा एंड मुझे कमेंट्स में इन तीनों का क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। कल जो मैंने होमवर्क दिया था ना, एक होमवर्क था कॉन्ट्यूर बंडिंग के बारे में। देखो कॉन्ट्यूर बंडिंग दरअसल में क्या होता है ना, एक सॉइल का कह लो या इवन आपका वाटर कंजर्वेशन का एक तरीका है, जहां पर ना आप अर्थन एम्बैंकमेंट्स बनाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करोगे ना, इस तरह से एम्बैंकमेंट्स बनाई गई हैं। एंड ये जो तरीका होता है ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव पता कहाँ पे होता है, आपके टेरेस फार्मिंग के अंदर, ठीक है ना। ताकि एक तरह से आप नोटिस करोगे कि टेरेस फार्मिंग में इसका काफी एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। आपके जो हिल स्लोप्स हैं उसको अलग अलग स्लोप्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे पानी का फ्लो भी चेक होता रहे, है ना। एंड अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं जो सॉइल कंजर्वेशन है वो भी हम इंश्योर कर पाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये जो सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं, डेजर्ट मार्जिन, लो फ्लैट प्लेन, स्क्रबलैंड्स, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे टेरेस फार्मिंग के साथ इसका लिंकेज कॉन्ट्योर बंडिंग का हमें देखने को मिल जाता है, राइट।
दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था क्यूरियोसिटी रिवर के बारे में, सॉरी क्यूरियोसिटी रोवर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूरियोसिटी रोवर और काफी न्यूज में भी रहता है। दरअसल में क्यूरियोसिटी रोवर किसका है, आपका नासा का है। तो ये पहली स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो जाती है। एंड अगर हम बात करें, इसको 2020 के अंदर नहीं बल्कि 2011 के अंदर लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था, ताकि ये जा पाए कहाँ पे, आपके मार्स के ऊपर। वहां पर मार्स को समझे, उसके क्लाइमेट को करेक्टराइज करे, वहां की जियोलॉजी को समझे, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की आपका प्रिपरेशन को उसको देख पाए, इस पर्पस के लिए इसको भेजा गया था। तो पहला गलत है, आपका दूसरा करेक्ट है। और यहाँ पर कह रहा है कि मार्शियन एयर के अंदर रोवर के द्वारा काफी हाई अमाउंट ऑफ मीथेन को डिस्कवर किया गया है। द आंसर इज यस, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो पहला गलत था, बाकी दोनों ठीक थे। और यहाँ पे पूछा था इनकरेक्ट कितने हैं, तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इसके अलावा मैंने आपसे एक सवाल और पूछा था विद रिगार्ड्स टू आपका महाबोधि टेम्पल। देखो, जब हम बात करते हैं ना महाबोधि टेम्पल, तो एक्चुअल में ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला था कि हम ना कॉरिडोर प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका महाबोधि टेम्पल है उसके रिगार्डिंग। तो महाबोधि टेम्पल कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, आपके बोध गया बिहार के अंदर, है कि नहीं। काफी लोगों ने आई एम श्योर विजिट भी किया होगा। अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे ना, ये यहाँ पे आपको ये टेम्पल देखने को मिल जाएगा। अगर हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री समझेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि जो एम्पर अशोका है ना, उनके द्वारा यहाँ पे इसका अर्लीस्ट जो फर्स्ट टेम्पल था वो बनाया गया था। कब, 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि पहला टेम्पल हर्षवर्धन ने बनाया, नहीं, ये एम्पर अशोका के द्वारा बनाया गया था। हालांकि बाद में जाके जो 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी के अंदर इसका प्रेजेंट टेम्पल बनाया गया, पर सबसे पुराना टेम्पल जो था वो आपका एम्पर अशोका के द्वारा ही बनाया गया था। दूसरा कह रहा है बोध गया के अंदर है, बात बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जो रिवर है वो दरअसल में रिवर फाल्गु नहीं बल्कि आपकी जो निरंजना रिवर है, राइट, आप पढ़ते भी हो बुद्धिज्म के अंदर, वो रिवर यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोनों के दोनों यहाँ पे गलत थे, तो करेक्ट कोई भी नहीं था। ऑप्शन डी नीदर वन नॉट टू इज करेक्ट। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आज के लिए होमवर्क आपको मिलेगा। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा एंड बताइएगा इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, एक था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में। इसको जो पब्लिश करने वाली संस्था कौन सी है, दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया। मिशन मौसम जो है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एंड मैं बात करूं करतारपुर कॉरिडोर की, तो यस, ये तो हमने पढ़ा ही था। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल आपको यहाँ पे सही है। तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।